गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के इस वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह एज ए टेक्निकल कोऑर्डिनेटर सीआरसी सुंदरनगर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और प्रोग्राम्स शुरू होने से, हमेशा वेबिनार शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देता हूं। जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि कृपया अपने अपने माइक म्यूट रखें। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर आप म्यूट रखेंगे, जैसे कि कुलजीत कौर, मैं अभी सुन पा रहा हूँ आपका माइक ऑन है, जिस कारण से सभी लोगों तक आपकी आवाजें जा रही है और जिससे डिस्टरबेंस हो जाती है। कृपया अपने आप को म्यूट रखें और हो सके तो अपने कैमरा भी ऑफ रखें। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि अपने अपने जो ये कैमरा है वो भी बंद रखें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपका नेट भी थोड़ा बच जाता है। अगर आपका बॉडी पोस्चर ठीक है तब आप कैमरा ऑन रख सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग लेटे होते हैं, सोए होते हैं और कैमरा आपका ऑन होता है, जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी कंडीशन में आप अपनी कैमरा ऑफ रखें। तो और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम्स हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अगर इन केस किसी को बाद में हमारी ये रिकॉर्डिंग देखनी हो तो आप हमारे सीआरसी सुंदरनगर के जो YouTube चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। तो सीआरसी का नया YouTube चैनल बन रहा है जिसका नाम है सीआरसी सुंदरनगर, तो जिसके ऊपर आपको हमारा ये पहला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए आप लोग सभी इस चीज का पालन करेंगे। और अब इस प्रोग्राम्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, आगे के पूरे कार्यक्रम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम नीलम सैनी। मैम प्लीज, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू शक्ति जी। नमस्कार आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के वेबिनार में मैं नीलम सैनी सीआरसी सुंदरनगर की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि शक्ति सर ने आप सबसे अनुरोध किया है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज के वेबिनार में आप सभी प्लीज अपने कैमरा को भी ऑफ रखें और अपना माइक म्यूट रखें, ताकि वेबिनार जब चल रहा हो ना आप डिस्टर्ब हो ना आपकी वजह से कोई भी डिस्टर्ब हो, और सभी इस वेबिनार का आनंद ले पाए, सब ठीक से समझ पाए। आज के हमारे वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रमेश पांडे जी, और हमारे वेबिनार के रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर जेएस जाड़ा जी और मैडम कविता नेगी जी। मैं आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वेबिनार का विषय है मैकेनिक्स ऑफ टेक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारा वेबिनार हमारा पिछले वेबिनार से जुड़ी हुई है एक कड़ी है, एक्सपेंडेड करिकुलम से ही जुड़ी हुई एक कड़ी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का विकास हर क्षेत्र में हो चुका है, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है। लेकिन ये विकास कितना भी क्यों ना हो जाए, आज भी दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल को पढ़ना और लिखना अति आवश्यक है। जो बालक इस ब्रेल लिपि में पारंगत हो जाता है तो वह बालक ब्रेल को किसी भी संसार की किसी भी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और समझ भी सकता है, और अपने विचार किसी दूसरे के आगे रख सकता है, किसी अन्य के विचार को अपने पास लिखकर भी रख सकता है और पढ़कर समझ भी सकता है। आज के इस वेबिनार में हम ब्रेल किस तरह से लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और उसके एक दृष्टि बाधित के लिए क्या लाभ है, इस विषय में ही चर्चा करेंगे। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने ऑफिसर इंचार्ज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनका परिचय देते हुए उन्हें इस वेबिनार के लिए आमंत्रित करें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू नीलम जी।
कोर्स कोऑर्डिनेटर, वेबिनार कोऑर्डिनेटर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज के इस वेबिनार का के जो थीम है इसको चयन करने के लिए, और बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है, मैकेनिक्स ऑफ टेक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। यहीं से अगर मैं शुरुआत में हल्का सा कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो चर्चा इतनी लंबी हो जाएगी कि आपका वेबिनार जो है शायद 2-3 घंटे में भी ना खत्म हो पाए। कि क्या ब्रेल क्षीण दृष्टिवान बच्चों के लिए भी आवश्यक होनी चाहिए, इतना बोलूंगा मैं तो हमारी चर्चा बढ़ जाएगी। दृष्टिहीन के लिए तो आवश्यक है ही है, क्या क्षीण दृष्टिवान जो बच्चे होते हैं, लो विजन, उनके लिए जरूरी होनी चाहिए, उनका क्या तरीका होना चाहिए। लेकिन हम आज फोकस करेंगे सिर्फ तरीके, पढ़ाने के तरीके और लिखने के तरीकों पर और इनकी बारीकियों पर। सबसे पहले सीआरसी सुंदरनगर के प्रभारी अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर रमेश पांडे जी का स्वागत करूं। और रमेश पांडे जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाय, प्रणाम सर। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका हम सीआरसी परिवार की ओर से, हमारे बच्चों की ओर से, स्टूडेंट्स जो हमारे जुड़े उनकी ओर से, हमारे स्टाफ की ओर से आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, साथ साथ धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय, आज आपकी 1-2 मीटिंग्स भी हैं वो भी आपने अटेंड करनी है। पिछले 2-3 दिन से आप इंटरव्यूज में बड़े बिजी चल रहे हैं, उसके बावजूद आपने हमको ना नहीं बोला, हाँ ही बोला है। इसके लिए बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं। हेलो, बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। रमेश पांडे जी के बारे में हमें पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा, रिसोर्स पर्सन जुड़े हमारे साथ। डॉक्टर हेलो। रमेश पांडे डायरेक्टर हैं तो सीआरसी गोरखपुर के। यूपी में गोरखपुर पड़ता है और यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। हेलो। कहा जाता है कि जो उत्तर, कहा जाता है, आवाज बंद करें, कहा जाता है कि जो उत्तर कहीं से ना मिले वो उत्तर प्रदेश से मिल जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रमेश पांडे जुड़े हैं। जैसे कि हमारा सीआरसी सुंदरनगर है, ऐसे ही हमारे मंत्रालय का एक और सीआरसी है। 18-20 सीआरसी खुल चुके हैं और खुल रहे हैं। उनमें से एक गोरखपुर में खुला है, उत्तर प्रदेश में खुला है, और बहुत कम समय में इनके अगुवाई में, इनके नेतृत्व में सीआरसी गोरखपुर ने अपना नाम और स्थान, अपनी पहचान देश भर में बनाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये श्रेय जाता है एक लीडर को, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को, जिसकी विजन दूर तक जाती हो, जिसकी सोच हमेशा अच्छी रही हो। डॉक्टर रमेश पांडे दृष्टिहीनता के फील्ड में पढ़ाई करी है, एमएड है, विजुअल इंपेयरमेंट में एमएड किया है, पीएचडी करी है, बरसों का इनको अनुभव है, एनजीओ का अनुभव है, इग्नू में पहले काम कर चुके हैं, आरसीआई के बारीकियों को जानते हैं, अब सीएससीआरसी के बारीकियों को जानते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। आगे चलते हैं। हम रिसोर्स पर्संस की अगर बात करें, हमारे जो रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं उनको भी कोई पहचान की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत करके, बड़ी लगन के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो है डॉक्टर जगन्नाथ सिंह जड़ा जी। जड़ा साहब जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस वेबिनार में समय निकालने का पूरा प्रयास किया, और आपने समय निकाल ही लिया है। आपकी व्यस्तता बनी हुई रहती है हमेशा। डॉक्टर जगन्नाथ सिंह जड़ा जी प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही नामी स्कूल है दृष्टिहीनों के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, सेक्टर 26 चंडीगढ़ में है। और जिस स्कूल से मैं करीब 25-26 सालों से मैं भी जुड़ा हूं, जाते आते रहते हैं, उस स्कूल को अगर आज इस मुकाम पर उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है, अगर वो स्कूल विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा है तो वो सारी मेहनत जो है, लगन जो है, वो जड़ा साहब जी की है, जिन्होंने अपने इतने लंबे समय में
बड़ी मेहनत करके विद्यालय को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दृष्टिहीन होने के बावजूद शिक्षा ग्रहण करी है, बीएड किया है, एमएड किया है, डॉक्टरेट करी है और इतना अध्ययन कार्य किया है, न जाने कितने बच्चों को गाइड किया है, कितने स्टूडेंट्स को गाइड किया है कॉलेज लेवल पर। खुशी की बात यह है कि मैं और जाड़ा जी हम क्लास फेलो भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जाड़ा साहब आज के वेबिनार में। और इनके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैडम कविता नेगी जी, जो कि लेक्चरर के पद पर काम कर रही हैं TCTVI, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जमालपुर लुधियाना से है और कई वर्षों का अनुभव है और इनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि दृष्टिहीनों के साथ इनका एसोसिएशन काफी समय तक रहा है और मुझे मौका मिला है इनके संस्थान को भी 5-6 बार विजिट करने का। बहुत बेहतरीन संस्था चल रहा है। जस्ट बिकॉज कि हमारे जितने भी जब कोई संस्था आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने में सिर्फ मिट्टी, कंकर, बालू का प्रयोग करने से संस्थान नहीं फैला करता। संस्थान फैलता है एक्टिविटीज से, और वो तभी माना जाता है संस्थान जब उसमें एक्टिविटीज ज्यादा हो। जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं वो किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रहे, जुड़े रहे, और हम दिव्यांगों के प्रति कितने सजग हैं ये दिखता है तभी जब हमारा नेतृत्व शीर्ष पर। तो मैं रिसोर्स पर्संस का भी स्वागत करता हूं और बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे इस वेबिनार को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़ने जा रहे हैं और भी संख्या बढ़ी जा रही है। तो आपको सुनने के लिए सभी लालायित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे लुधियाना के टीचर्स, स्टूडेंट्स जुड़े हैं। हमारे इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है क्योंकि ये थीम ही ऐसा है और सुनने के लिए बेताब है हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे टीचर्स। हमारे सुंदरनगर के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं और हमारे फैकल्टी भी जुड़ी है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और आगे बढ़ने से पहले अगर मैडम नीलम की अनुमति हो तो मैं ये अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पांडे जी को रिक्वेस्ट करूं कि वे आए, इस वेबिनार का शुभारंभ भी करें और अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंस से इस विषय को लेते हुए हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कृपया संबोधित करें। डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी। हाँ, नमस्कार सर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? अब थोड़ा सा पास आ जाए माइक के, हल्का सा और अगर आ सके तो, क्योंकि आज हमारा वेबिनार हाँ, हमारे कई दृष्टिहीन भाई बहन जुड़े हैं तो आपकी आवाज पर ही निर्भर करेगा। अब सर, अब ठीक है आवाज? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो सबसे पहले औपचारिक शुरुआत करने से पहले सर मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। और आज के इस वेबिनार के पैट्रन मेरे गाइड रहे, मेरे शिक्षक रहे, ऑफिसर इंचार्ज सीआरसी सुंदरनगर श्री मंजीत सिंह सैनी साहब, आज के डिस्टिंग्विश्ड रिसोर्स पर्संस जायरा साहब चंडीगढ़ से, और कविता नेगी मैडम लुधियाना से, आज की वेबिनार के कोऑर्डिनेटर नीलम सैनी मैडम, नवानी साहब, आज के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर शक्ति साहब, सीआरसी सुंदरनगर के सभी अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं आप सभी, जितने भी दूसरे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आप सभी, पूरे देश के कोने कोने से मैं देख पा रहा हूँ। ये स्टेट लेवल वेबिनार नहीं है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम रमेश पांडे है, मैं अभी सीआरसी गोरखपुर का डायरेक्टर हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत किया बोलने से पहले कि इस सीआरसी सुंदरनगर से मेरा रिश्ता मेरे निदेशक बनने से पहले और मेरे स्टूडेंट काल से रहा है, और पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से
मेरे प्रोफेशनल लाइफ में सैनी साहब का हमेशा गाइडेंस मिलता रहा है और आज तक भी मिल रहा है। और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा ही हम दोनों लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और जैसा कि सर सीआरसी गोरखपुर के बारे में सर ने बताया कि 2 सालों में ही हम लोगों ने काफी अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया है। उस एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय भी सीआरसी सुंदरनगर को जाता है कि बहुत सारी नीतियों में हमने आपको फॉलो किया, सर्विसेज में हमने आपको फॉलो किया, कन्वर्जेंस में हमने आपको फॉलो किया, एसटीटीपीज में हमने आपको फॉलो किया, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने आपको फॉलो किया, एडिट में हमने आपको फॉलो किया। और एक स्टेट लेवल एजेंसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसका रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हो, ऐसी एजेंसी का मॉडल स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी हमने कोशिश की कि एक मॉडल सीआरसी स्टडी। जहां तक सर आपने उत्तर प्रदेश की बात की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करना जब हम लोगों ने शुरुआत की, मैं आपके सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ सर्विसेज का बहुत अभाव है। और ये जो एरिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ जापानीज इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा हैं। और उनके जो सर्वाइवल्स हैं, उनसे जो सर्वाइव कर जाते हैं, उनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में जब सर्विसेज का बहुत अभाव हो, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पिछड़ा हुआ हो, हमारा गोरखपुर जनपद नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको पहले हम पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स कहते थे, उनसे घिरे हुए हैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ हैं। ऐसे समय में सीआरसी गोरखपुर की सर्विसेज को स्प्रेड करने में बहुत बड़ी चुनौती थी और उसको हमने चुनौती के रूप में लिया। और दूसरी चुनौती ये थी कि छोटे से 19 स्टाफ में अगर हम एक सही से देखिए तो हम एक डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर नहीं कर सकते, तो हम 40 डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे कैटर करेंगे। लेकिन वो एक मॉडल रिहेबिलिटेशन सर्विस का जो एक सेटअप आपका था, उससे हमने काफी इंस्पिरेशन लिया और उसको फॉलो करते हुए आज आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीआरसी गोरखपुर एक ब्रांड है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स अभी डिसेबिलिटी में कोई भी काम करने से पहले हमें जरूर रेफर करते हैं, तो वो एक बहुत खुशी की बात है सर। ये जब पैंडेमिक शुरू हुआ तब भी मेरी आपकी चर्चा हुई कि इस पैंडेमिक में जब कैसे सर्विसेज डोर टू डोर पहुंचाई जाए, जबकि हमारा मंत्रालय और हमारे केंद्र सरकार की ये नीति है कि सर्विसेज डोर स्टेप पहुंचे। तो उसको पहले जब हम फॉलो करते थे तब हम ब्लॉक लेवल पे पहुंचते थे, कैंप लगाते थे, कम्युनिटी लेवल पे पहुंच के, चाहे वो पंचायत स्तर हो, ग्राम सभा स्तर हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो, और उन पे हम पहुंच के सर्विसेज देते थे। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो हमारे पास सर्विसेज का बहुत घोर अभाव हुआ, बहुत समस्याएं थी और लोगों के मन में चिंता आई, दिव्यांगजनों के मन में भी एक चिंता आई कि हम सर्विसेज कैसे दे पाएंगे। उस समय जो ये अभी आप चला रहे हैं ये वेबिनार की सीरीज में से, जो हम लोगों ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीरीज चलाई, उससे सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश की जनता को भी लाभ हुआ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आज आपके वेबिनार में भी पूरे देश से लोग जुड़े हुए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम है कि आज का लिंक यूएस में बैठे भी अगर किसी व्यक्ति के पास है तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस डिजिटल जो ये युग आया, पैंडेमिक ने हमें सिखाया कि कैसे हम इस डिजिटल डिवाइड को दूर करके हम लोग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा सर जो आज का टॉपिक है, मैकेनिक्स ऑफ टैक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी टेक्निकलिटी में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सर ग्रास रूट लेवल पे और जितने भी पार्टिसिपेंट मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सीआरसी का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पॉलिसी लेवल मुद्दे पे बात करें। इस क्रम में सीआरसी सुंदरनगर ने अब तक जितने भी वेबिनार आयोजित किए हैं, वो सारे ऐसे टॉपिक पे हैं जिससे डायरेक्ट हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उनके पेरेंट को और स्टेक होल्डर्स को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है। और वो घर बैठे आज की ही वेबिनार की अगर बात करिए तो किसी भी बच्चे की अगर सेंसरी डेवलपमेंट करनी है, उसका टैक्टाइल सेंस डेवलप करना है, तो उसके लिए घर बैठे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, या बिल्डिंग में सीआरसी क्या सपोर्ट कर सकता है, सीआरसी किस तरह की टेक्निकल सपोर्ट दूर से कर सकता है जब आप सेंटर पे नहीं आ सकते, उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रभावी कदम है।
और इस वेबिनार के बाद जो इस ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, जो माता पिता हैं या ऐसे दिव्यांगजन जो हमारी बात आज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो खुद घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे टेक्निकल देखरेख में। ये उसका बहुत नायाब उदाहरण है। और देश में जब हम लोग बात करते हैं कि फार फ्लंग एरियाज में इंटरनेट की दिक्कत है, मोबाइल फोन की दिक्कत है, ऐसे समय में जो ऐसी शुरुआत है वो एक ऐसे दीपक की तरह है जो कम दूरी ही सही लेकिन लौ जरूर दिखाता है। मैं सैनी सर आपको बताऊं कि हम लोगों के यहाँ इन कंपैरिजन टू योर रीजन, हमारे यहाँ तो ये समस्या बहुत ज्यादा है कि घर में स्मार्टफोन्स नहीं है भी तो एक है या पड़ोसी के पास है। तो वेबिनार कंडक्ट करने के पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने पेरेंट्स को, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टाफ हम हर नए वेबिनार में सीरीज के कम से कम 5-5 नए पेरेंट जोड़ें। तो अगर हम लोग 40-50 भी नए पेरेंट जोड़ पाते हैं हर वेबिनार में, तो उनको एक दिन पहले हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट की प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे उस दिन उनको कोई समस्या ना हो और वो एक क्लोज मॉनिटरिंग में करा देते हैं। तो आपको, आपके प्रयासों को, आज के कोऑर्डिनेटर, आज के टेक्निकल टीम, आप सबके प्रयासों को सर मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपके इस एफर्ट से आपकी सराउंडिंग वाले जो स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, उन सबको भी फायदा मिल रहा है। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग जुड़े हैं, साउथ से भी लोग जुड़े हैं, वो सारे लोग देख पा रहे हैं। तो ये विषय ऐसा है, 2-3 चीजें ही है सर कि इस विषय में आज के जो रिसोर्स पर्संस हैं उनसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि अब धीरे धीरे युग टेक्नोलॉजी का आ रहा है। और जैसा अभी हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल हिस्सा होने जा रहा है हमारे जीवन का, और ये कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए होने जा रहा है। तो वो चाहे फाइन मोटर डेवलप करने की चीजें हो, चाहे अर्ली ब्रेल लर्निंग जब हम सीखते हैं उस समय हो, तो टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इंडक्शन कर पाएंगे, वो चाहे एडाप्टिव टेक्नोलॉजी हो, तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो चाहे सीआरसी को हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट के हो, डीडीआरसी में काम कर रहे हो या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो, अगर वो विजुअल इंपेयरमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एडाप्टिव टेक्नोलॉजीज मतलब जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, whether it is for person with disabilities, whether it is not for person with disabilities, उनको कैसे हम नीड बेस्ड उसमें एडाप्टेशन कर सकते हैं जिससे वो किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, लर्निंग में यूजफुल हो। और दूसरा, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले संस्थान हैं उनके साथ अगर हम कोलैबोरेट कर सकें, उनको हम अपनी एक्सपर्टाइज दे सकें या उनको हम अपना पर्सपेक्टिव बता सकें, अपनी नीड बता सकें, और उनके कन्वर्जेंस में, उनके कोलैबोरेशन में नीड बेस्ड असिस्टेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, तो उससे भी बड़ा फायदा होगा। तो उससे होगा क्या कि जब हमारा प्रोफेशनल एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के साथ बैठेगा, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका एक्सपेरिमेंट हमने सीआरसी गोरखपुर में किया है। एक तो लो कॉस्ट डिवाइसेस डेवलप होती हैं, क्योंकि हम एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स, उसमें हमारी एक्सपर्टाइज होती है कि हम ट्रेनिंग और लर्निंग की चीजों को कैसे लो कॉस्ट बनाए। उसके लिए फिर जब हम टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के साथ बैठेंगे तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम कुछ ऐसा कर पाए। मैं सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं देख रहा हूँ आधे घंटे निकल गए हैं। आज का वेबिनार, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सर, मैं उनको सबको ये सलाह दूंगा कि आज का ये जो सीआरसी सुंदरनगर का जो वेबिनार है बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे है, और इस टॉपिक को सीख के अगर आज के भविष्य में नहीं, आज से आने वाले 10 सालों बाद, 20 सालों बाद, या पूरे अपने प्रोफेशनल करियर में अगर एक भी बच्चे की मदद कर पाए, तो आज के वेबिनार की जो हमारी ऑब्जेक्टिव है वो सफल रहेगी। तो तात्कालिक भविष्य में हो सकता है कि इस वेबिनार की कोई यूजफुलनेस ना हो, लेकिन अंतिम तक सुने इस वेबिनार को। और आज के रिसोर्स पर्सन सब बहुत ही नॉलेजफुल है, लर्नेड है, उनको सुने और अंतिम तक जुड़े रहे। आप सभी को सर, मुझे सैनी सर, आपको मुझे मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका फिर से उन सबको नमस्कार। आज मैडम को नमस्कार, नवानी साहब को नमस्कार, शक्ति जी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच पांडे साहब।
बड़ी बेहतरीन बात है। पहली बात तो ये कि आप जब बोलते हैं तो पता चलता ही नहीं समय का, आप बोलते रहते तो हम बड़े अच्छा लग रहा था हमें आपका बात सुनने में, क्योंकि आप बड़ी एक्सपीरियंस से जो शेयर करते हैं, बड़े एक रिदमिक वे में शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में आपको। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो यह कि उत्तर प्रदेश में चैलेंज कितना है, नो डाउट। हम हिमाचल में बैठे हैं, हम अपने आप को बड़ा सेफ समझते हैं और यहाँ पर काम भी आसानी से होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में काम करना, काम करवाना चैलेंजिंग टास्क हुआ था। किस प्रकार से इतने बड़े स्टेट को आप संभालते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एरिया जो आप देख रहे हैं, कोई सीआरसी देख रहा है तो वो सीआरसी गोरखपुर देख रहा है, और इसका श्रेय आपको पूरा जाता है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको चला रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके फैकल्टीज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं साथ साथ स्वागत करता हूँ। सीआरसी गोरखपुर के फैकल्टीज भी जुड़े हुए हैं। अडेप्टिव डिवाइसेस की बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि किस प्रकार से अडेप्टेशन हो सके, वो भी लो कॉस्ट नो कॉस्ट पर, किस प्रकार से हमारा कोलैबोरेशन हो सके, इस पर चर्चा की है। तो बड़ी बेहतरीन बातें आपने बताई हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर रमेश पांडे जी का, सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से और हमारे सोर्स पर्सन की ओर से, हमारे सीआरसी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आपका समय बड़ा व्यस्ततम आपका इस समय शेड्यूल है। अगर आप जुड़े रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जुड़े तब भी हम आप हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, दिल में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम नीलम जी से कि वे आगे का संचालन करें और जड़ा साहब को इनवाइट करें कि वे इस टॉपिक पर आगे अपना प्रेजेंटेशन दें और बताएं। मैडम नीलम जी। थैंक यू सर। नमस्कार जाड़ा सर। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आज के वेबिनार के लिए। प्लीज आप आए। ओवर टू यू सर। जड़ा साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्लीज, थैंक यू। First of all, I express my gratefulness to Dr. पांडे साहब, डायरेक्टर ऑफ सीआरसी गोरखपुर, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि चैलेंजेस को कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। आई सल्यूट यू डॉक्टर पांडे फॉर योर क्योंकि आपने जो चैलेंजेस थे वो आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, और पूरी बात जो सुनाई है वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं तो डॉक्टर साहब यही कहता हूँ, मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में। मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। तो आपने जो गोरखपुर में एक रिकॉर्ड और एक रिसोर्स और एक जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत लाख लाख कोटि धन्यवाद। डॉक्टर मंजीत सैनी, he is well known figure in the field of special education, और डॉक्टर साहब इतने डायनामिक और इतने रिसोर्सफुल इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं कि इस फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में जो है ना परिलक्षित होता है। और इनकी लीडरशिप में चाहे मैडम नीलम सैनी जी हो, मिस्टर नवानी जी हो, शक्ति जी हो, मिस्टर अनु जी हो, और जो इंटायर फैकल्टी है, और they all are quite happy, वो सबके सब लोग बहुत खुश होकर काम करते हैं। तो सल्यूट टू डॉक्टर मंजीत सैनी फॉर हिज रिमार्केबल लीडरशिप। एंड थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल लर्नर, ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स, मैडम कविता नेगी जी जो आज की जो स्पीकर भी हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा है और मैडम नीलम ने कहा है और डॉक्टर मंजीत ने कहा है कि इन द मॉडर्न टाइम, मतलब आधुनिक युग में दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ टेक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग, बिकॉज इन दिस पैंडेमिक इरा, जैसे डॉक्टर पांडे कह रहे थे कि ये जो कालखंड है इसमें क्या है कि हम एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन टॉक with the help of we get the media। तो आज जो डिजिटल मीडिया है, इट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल। तो इन दोनों का आपस में, चाहे वो टेक्टाइल मीडिया हो या वर्चुअल मोड हो या वो टेक्नोलॉजी का मोड हो, इन लोगों का आपस में यदि संगम हो जाता है, इफ देयर इज ए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड वी कैन से दैट गेट टुगेदर, तो किसी भी विजुअली इंपेयर्ड के जीवन में बसंत बाहर आ जाती है। और शिक्षा का तो अपने आप में बहुत महत्व है। कहते हैं नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग।
धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को महान एवं प्रतिभाशाली बनाती है। न चोर चार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी बे कृते वदंत नित्यम विद्याधनम सर्धनम प्रधानम। सारे धनों में से विद्याधन सबसे ऊपर है। अ थीव कांट स्टोल इट, चोर नहीं चुरा सकता है। अ किंग कांट प्लंडर इट, राजा इसको नहीं हरा सकता है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ब्रदर्स, ये भाइयों में विभक्त नहीं होती है। इट डजंट हैव एनी वेट, इसका कोई भार नहीं होता है। द मोर यू स्पेंड द मोर इट ग्रोज, जितना हम इसका अपव्यय करते हैं, जितना हम इसका विकास करते हैं, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। तो एजुकेशन चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड हो चाहे वो साइटेड हो, दोनों के लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और देयर आर 4 स्किल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 कौशल होते हैं। और ये चारों कौशल का अपना अपना महत्व है। और फ्रांसिस बेकन कहते हैं, स्टडी मेक ए मैन फुल, कॉन्फ्रेंस मेक मैन रेडी एंड राइटिंग मेक मैन एग्जैक्ट। यदि आदमी पढ़ता रहता है तो जो है उसको महारत हासिल हो जाती है। तो पढ़ना लिखना जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए पहले के जमाने बहुत कठिन था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार का माध्यम नहीं था। लेकिन लुई ब्रेल के आने से, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। प्रारंभ से तो वो दृष्टिवान थे, लेकिन 3 साल की अवस्था में उनके पिताजी कोबलर का काम करते थे। आपको मालूम है, बालक बानर एक समाना, बच्चा और बंदर एक जैसा होता है। वो अपने फादर के वर्कशॉप में गए, वो छेद इधर उधर किया उन्होंने, और वो जो निडल है उनकी आंख में लगी तो ही बिकेम ब्लाइंड, बट इट वाज हिज कांस्टेंट एंडेवर, ये उनका लगातार प्रयास था टू इन्वेंट सम सिस्टम फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द विजुअली चैलेंज पीपल, कि जो लोग दृष्टि बाधित हैं उनके लिए कोई ऐसा माध्यम ढूंढा जाए जिससे वो पढ़ना लिखना उनके लिए एक्सेसिबल हो सके। आपको मालूम ही है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही आदमी आगे बढ़ता है। और कहते भी हैं, लुई ब्रेल ने दी है शिक्षा, कभी न मांगो झुक के भिक्षा। पहले दृष्टिबाधित लोग बेगिंग का काम करते थे, लेकिन लुई ब्रेल ने, चार्ल्स बारबियर उससे पहले था, उन्होंने नाइट लिपि के रूप में एक सिस्टम बनाया था जिसको रात के टाइम लोग पढ़ते थे, लेकिन उसमें 12 बिंदु हुआ करते, देयर वर 12 डॉट्स। लेकिन लुई ब्रेल ने सबकी आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है हाँ, उनके साथ। क्या करूं सर, कॉल करूं? हाँ, एक बार कॉल करके देखो। ठीक। अब आवाज आ रही है जी? हेलो, आवाज अब आ रही है। हेलो जड़ा साहब। हाँ 1 मिनट। अच्छा, अभी ठीक, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किस पे करवा? डॉक्टर साहब ऑडिबल हूँ? हाँ, अब आप ऑडिबल है। बिल्कुल ऑडिबल है। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो लुई ब्रेल था, लुई ब्रेल ने ज्ञान के दरवाजे खोले थे, और 6 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से हम जो है 6 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से हम 63 समुच्चय या कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। और लुई ब्रेल ने सुविधा के लिए उनको 7 लाइनों में डिवाइड किया था, कि जो पहले वाले जो 4 बिंदु होते हैं 1 2 4 5, इन 4 बिंदुओं से उन्होंने पहली लाइन बनाई A to Z, और दूसरी लाइन जो है उसके साथ में डॉट नंबर 3 जोड़ दिया, तो दैट बिकेम फ्रॉम K to T। और जो थर्ड लाइन थी उसमें सेकेंड लाइन में डॉट नंबर 6 जोड़ दिया, तो दैट बिकेम U V X Y Z एंड 4 ऑफ दी विथ। ऐसे करके 30 लेटर्स बन गए थे। और फोर्थ लाइन में क्या किया, फर्स्ट लाइन के साथ में डॉट नंबर 6 जोड़ दिया, तो वो अलग कैरेक्टर बन गए। और 5वीं लाइन में क्या किया, जो फर्स्ट लाइन है उसको लोअर कर दिया, तो दैट बिकेम पंक्चुएशन साइन, तो पंक्चुएशन के साइन बन गए। तो इस प्रकार से 50 लेटर्स हमें 5 लाइनों में मिल गए, और 6 लाइन में 6
और 7वीं लाइन में 7, तो टोटल मिलाकर 63 कॉम्बिनेशन होती है। तो आज ये जो ब्रेल है, एक्चुअली ब्रेल क्या है, ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए एक, उनके लिए इट इज ए मैटर ऑफ डिग्निटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और फ्रीडम, और उन लोगों के, हम लोगों के लिए जो ना एक प्रकार से इसे सेक्रेट वेपन, मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर पांडे कह रहे हैं, और आपने डॉक्टर मंजित सैनी ने कहा है कि आज का जो दौर है, नॉट ओनली ब्रेल, लेकिन जो डिजिटल मोड है, जितने भी ये संसाधन है, चाहे वो टेप रिकॉर्ड है या डेजी प्लेयर है या अपना जो है मतलब ये रीडर सर्विसेज है या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, इन सब चीज का यदि हम एक बार कोऑर्डिनेशन करें, आपस में मिला दें, तो मैं समझता हूं जो विजुअली चैलेंज, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वो पर्सन हो, वी कैन कीप पेस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि समय के साथ साथ हमें आगे बढ़ता है। ब्रेल, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे बिकॉज जो दृष्टि का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा व्यापक होता है। एट ए ग्लांस यू कैन सी लॉट मेनी थिंग्स बिकॉज इट्स जेस्ट्रल सेंस, लेकिन जो ब्रेल है वो एनालिटिक है, क्योंकि हम उंगली से पढ़ते हैं, तो उंगली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। लेकिन साथ साथ लाइक वैसे लिसनिंग एंड रीडिंग, बहुत सारी चीजें हम सुन करके भी कर सकते हैं, कैसेट टेप रिकॉर्ड से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, बट एज फार एज नॉलेज ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर, पोइट्री, या कोई डायग्राम है या कॉलम है या रो एंड कॉलम है या कोई ये वजह है मैथमेटिकल या नोटेशन है, म्यूजिक का है, साइंस का है या मैप रीडिंग है, दिस कैन नॉट बी डन वर्बली। ये तो जो यदि ब्रेल लिपि में उसको ट्रांसक्राइब कर दिया जाए तो विजुअली इंपेयर्ड उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। तो वहां पे जो मतलब रीडिंग का मामला जो है अपने आप में बड़ा वाइटल हो जाता है। एंड इन द मॉडर्न टाइम, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ब्रेल सिस्टम, ब्रेल पद्धति को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो अच्छा टीचर होगा, जो गुड इंस्ट्रक्टर होगा, वो जो है ब्रेल रीडिंग रेडीनेस प्रिपरेशन जरूर कराएगा, क्योंकि बच्चों का जो फिंगर कोऑर्डिनेशन है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो इंडेक्स फिंगर से इससे हम पढ़ते हैं, और इट इज ऑलवेज बेटर कि हम जो 2 उंगलियों से पढ़ें इंस्टेड ऑफ 1 फिंगर, क्योंकि उसे टेक्सटिलिटी बनेगी, उसे जो हमारी स्पीड बनेगी। और विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रीविएशन, जो एक कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसको संकोच बोलते हैं, एब्रीविएशन जो संक्षेप है, ये टोटल मिलाकर के 180 होते हैं। 75 आर एब्रीविएशंस जो संक्षेप है एंड 105 आर कॉन्ट्रैक्शन। सो दे रियली enhance our speed, accuracy and save time and that braille paper also। लेकिन साथ साथ यदि हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं, there are so many devices like braille me, ब्रेल स्क्वायर, या जैसे ब्रेल स्पार्क, या जैसे रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। वो क्या होता है, कंप्यूटर पे यदि हम जोड़ देते हैं तो पैरेलल हम इंक प्रिंट का वर्जन भी पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉज या एनवीडीए से, और साथ साथ हम उसको ब्रेल में टेक्चुअली फील कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब भी हमने बच्चे को ब्रेल इंट्रोड्यूस करना है तो वी हैव टू सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल। उसका फिजिकल फिटनेस देखनी है, मतलब फिजिकली ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू रीड ब्रेल। सिमिलरली इमोशनल मैच्योरिटी, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी भी देखनी है भावनात्मक रूप से। एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कि उसका जो बौद्धिक क्षमता है, क्या उस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, फिंगर कोऑर्डिनेशन, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मोटिवेशन है, वो हमने लगाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आदमी प्रैक्टिस करता है तो परफेक्ट हो जाता है। करत करत अभ्यास के जरमित होते सुजान, रसरे आवत जात पे सिल्वर प्रतिकार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ब्रेल एक दिन में नहीं, बल्कि अब लगातार ही पढ़ते जाएंगे तो उसे स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी आएगी, और हम उसको तुरंत गति से पढ़ सकते हैं। तो जो ये पठन पाठन तत्परता का जो नियम है, जो हम डॉटेड लाइन इत्यादि बनाते हैं, ये एक अच्छा टीचर ये रीडिंग रेडीनेस मटेरियल पहले तैयार करता है। और हमें कई लोग होते हैं जो लेट विजुअली इंपेयर्ड बनते हैं, उनके माइंड में होता है यार हम ब्रेल पढ़ेंगे, लोग हमें विजुअली इंपेयर्ड बोलेंगे, दृष्टिबाधित बोलेंगे, ये बोलेंगे। नहीं, हमने उनको बोलना है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे,
किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज, क्योंकि बच्चे के माइंड में हमने एटीट्यूडनल चेंज लाना है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको हमने एक्सेसिबल मटेरियल देना है। जो जैसे साइटेड बच्चा है, वो जब कोई डायग्राम देखता है या कोई पिक्चर देखता है या कोई तस्वीर देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए जो मटेरियल है, जो भी हम सामग्री उसके लिए ट्रांसक्राइब करते हैं, तो टीचर का रोल बहुत बड़ा है। मतलब इंस्टेड ऑफ कमर्शियल मटेरियल वी शुड हैव ए टीचर मेड मटेरियल। वो देख सकता है कि इसको, और देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल इन ब्रेल। यू ऑल नो वेरी वेल, मॉडिफिकेशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, और नहीं हो पाता तो ओमिशन है। बिकॉज साइट इज ए वेरी वाइटल सेंस। A visually impaired, he can also enhance his education by training the remaining senses. जैसे हमारे जो प्लस कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं, प्लस कैरिकुलम इज नॉट एक्स्ट्रा फॉर विजुअली इंपेयर्ड, ये उसके लिए सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री है टू बिकम active participant in the mainstream. And there are different components like braille, reading, writing, orientation, mobility, हैंडलिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, जितने भी हमारी स्पेशल इक्विपमेंट है, देन मास्टरी ओवर द डेली लिविंग स्किल, एंड देन सोशल स्किल, देन यूजिंग द रिमेनिंग सेंसेस। डॉक्टर मंजीत सैनी अभी बात कर रहे थे कि जो पार्शली साइटेड हैं, क्या उनको भी शुड दे स्विच ओवर टू द ब्रेल स्क्रिप्ट? डॉक्टर साहब, मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि साइट इज नॉट परमानेंट, उन बच्चों की साइट रिड्यूस भी हो सकती है और डिटोरेट भी हो सकती है। सो इफ दे लर्न ब्रेल, so it is always beneficial for their career, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिगनिंग पे द रिच डिविडेंड इन फ्यूचर। यदि अच्छी शुरुआत होती है तो बाद में उसका फायदा होता है, और हमें उन बच्चों के अंदर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। यदि ये सारी चीजें हो जाती हैं और हमारा उस प्रकार का कंडीसिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो बच्चा ब्रेल तो इट इज जस्ट फॉर आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम वी हैव टू यूटिलाइज द मॉडर्न असिस्टिव डिवाइसेज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारे पास में जब रीडिंग अच्छी हो जाती है तो उसके बाद जो है बच्चों को हम राइटिंग का काम दे सकते हैं, और राइटिंग के लिए वी हैव ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न डिवाइसेज। ट्रेडिशनल में क्या है, हमारे पास ब्रेल स्लेट है, स्टाइलस है, या टेलर फ्रेम है, या वो जो है पॉकेट फ्रेम इत्यादि, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जर्मन स्लेट है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज हम विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्पार्क या ब्रेल मी या रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, सो मेनी अदर डिवाइसेज आ गया, ये जो है सक्षम लोगों ने या और लोगों ने काफी डेवलप कर ले। तो इन चीजों की यदि अवेयरनेस, इन चीजों का नॉलेज, इन चीजों का यदि एक्सपोजर विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ही कैन कोप विद द स्ट्रेस एंड ही विल कम एवरीवेयर विद द फ्लाइंग कलर, क्योंकि हमने उसको जो अपॉर्चुनिटी देनी है। जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉट मेनी डिफिकल्टीज वर देयर, बट ही कन्वर्टेड दोज एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटी। और अ गुड टीचर इज ऑलवेज फैसिलिटेटर, नॉट एन ऑब्स्ट्रक्टर, क्योंकि हमें जो बच्चे की जो कमी है उसको हमने पूरा करना है बाय प्रोवाइडिंग हिम मोर एक्सपोजर। अपने साइकोलॉजिस्ट बर्थोल्ड वाइनफील्ड ने कहा देयर आर 3 मेन डिफिकल्टीज imposed by visual impairment. Number 1, that is reduction in the range and variety of experiences. Number 2, inability to get about. Number 3, in relation to the environment and self relation to it. तो जो reduction in the range of variety of experiences है, यदि हम उसको life oriented experiences rich और imperative रूप से देंगे, तो I think he can cope with the self. उसका जो textual discrimination है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन सेंसेज है, या उसको जो है प्लस करिकुलम की जो जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोजर है, उसको मोटिवेट करना है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मंजीत सैनी जब वी वर डूइंग टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम NIVS देहरादून, तो जब ब्रेल हमारे डॉक्टर SR मित्तल ब्रेल पढ़ाते थे, तो इन्होंने चाचा पे लिखना जो शुरू का ब्रेल में, तो हर दिन लिख के लाते थे। तो डॉक्टर मित्तल बोलते थे, यार मंजीत सैनी जी आपने चाचा पकड़ रखा है बोरा जी के बारे में। तो सारे बच्चे चाहे वो साइटेड हो
चाहे वो ट्रेनी विजुअली इंपेयर्ड हो, हम इनका पेपर जरूर पढ़ते थे, ये नया नया उसे लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर मंजीत सैनी ने उस टाइम भी 1987 में ही बिकेम एम्बेसडर फॉर वोकल फॉर द लोकल, मतलब लोकल मटेरियल, वोकल होकर के लोकल मटेरियल का यूज किया है। तो यदि हम बच्चे को शेप, जो बेसिक शेप्स है, जैसे सर्किल है, ट्राइंगल है, एंगल है, रेक्टेंगल है, इसका उसको नॉलेज दे दें, प्लस जो पोजिशनल कॉन्सेप्ट है, राइट लेफ्ट अप डाउन टॉप बॉटम, या बुक का जैसे बुक को कैसे रखना है, वो पोजिशनल कॉन्सेप्ट है, पेज को कैसे टर्न करना है, लाइन को दोनों हाथों को टेक्स्ट कैसे उंगलियों का प्रयोग करना है, और उसको इंटरेस्टिंग स्टोरीज, पोएम, या उसको जो कोई कहानियों की किताब दे दी जाए और उसी टाइम दे दी जाए, तो बच्चे का मोटिवेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं चाहे वो पेरेंट्स हो, सोशल वर्कर हो, टीचर्स हो, हम सभी लोग मिलजुल के यदि काम करें तो बच्चे की पठन पाठन प्रक्रिया को हम तीव्र कर सकते हैं। नॉट ओनली ट्रेडिशनल, नॉट ओनली we can say this intermediate devices, but we can exploit at the maximum modern technology to keep pace with the modern ethos and capabilities. आज तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं होता है जिसमें कम से कम 1 या 2 या 3 विजुअली इंपेयर्ड क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था, पहले वाले जो एक प्रकार से जो एक धारणा थी, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे डिस्पेल हो रही है। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर, क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज विजुअल इंपेयरमेंट वाले जो लोग हैं, यदि उनके अंदर जो है कैपेबिलिटी है और फॉर्म डिटर्मिनेशन है और वो है, तो दे कैन अचीव अ लॉट। और हम तो ये कहते हैं, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही उठाए रखना। लोग कहते हैं कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। सो इफ देयर इज ए पेशेंस, if there is a determination, if there is a goal oriented approach, we can achieve a lot. So lot many people are there, और ब्रेल को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्टिंग जो मटेरियल है, मैगजीन है, वो ब्रेल में हमें पब्लिश करनी चाहिए, एक्सेसिबल मटेरियल होना चाहिए। और टाइम टू टाइम जैसे लुई ब्रेल डे 4 जनवरी को हम मनाते हैं, तो ब्रेल रीडिंग राइटिंग कंपटीशन करवाने चाहिए। और जो अच्छे प्रोलिफिक रीडर्स हैं, जो बढ़िया ब्रेल पढ़ते हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे डॉक्टर मंजीत सैनी ने वेबिनार रखा है, इसी प्रकार के सिंपोजियम टॉक्स होनी चाहिए टू मोटिवेट देम। तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब विजुअली इंपेयर्ड बच्चा जो है साइटेड बच्चे से भी और आगे जा सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यो जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, डॉक्टर मंजीत सैनी से वादा किया है। सो इफ देयर आर गुड पीपल लाइक डॉक्टर रमेश पांडे, डॉक्टर मंजीत सैनी, मैडम नीलम, मिस्टर नवानी, मिस्टर अनुज सुदाल एंड शक्ति जी। सो आई थिंक शक्ति जी तो पूरी शक्ति लगा देंगे इस काम में ना, चाहे वो मतलब टेक्टाइल शक्ति हो, चाहे वो डिजिटल शक्ति हो। तो मैं समझता हूँ प्लस प्लस तो जो है डबल प्लस हो सकता है। तो यही मैं ये कहूंगा कि मतलब समय के साथ साथ यदि हम आगे बढ़े तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मालूम है नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन का टाइम हो ही रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी नगमे साज पर नहीं गाए जाते हैं, सभी नगमे साज पर नहीं गाए जाते हैं, सभी लोग तो महफिल में नहीं बुलाए जाते हैं, कुछ पास रह के याद नहीं आते हैं, आप लोग अलग अलग जगह बुलाए नहीं जाते। धीरे धीरे बांधेंगे बसते जाएंगे, हंसते हंसते आम से मिलेंगे सस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू जड़ा साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर दी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। इतने प्यारे तरीके से आपने बताया। मैं 2-3 बातें मुख्य बताना चाहूंगा कि आपने जाते जाते बताया है कि वो दिन दूर नहीं जब दृष्टिहीन दृष्टिवान से आगे निकलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दिन कब का निकल चुका है, जब दृष्टिहीन दृष्टिवान से आगे निकल चुका था। ये दिन निकल चुका है ना, वो नहीं कि अब निकलेगा, वो निकल चुके हैं। और हम उनसे सीख लेते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हमने आपसे बहुत सीखा है, आपके धैर्य से सीखा है, आपके कैपेसिटी से हमने सीखा है, आपके जो एक कंसंट्रेशन है उससे बहुत सीखा हमने। हम लोग तो क्या हो, हम भटक जाते हैं।
आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है और समाज में आप लोगों का जो देन है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कितने लोगों का आपने नदियां पार लगाई है ये हम जानते हैं, और कितनों का अभी भाग्य और खुलना है आपके हाथों से ये भी हम जानते हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस अफसर बने हुए हैं, ये आप भी जानते हैं, आपने अपने मुख से नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज आईएएस पद पर सुशोभित हैं। और तो ये दिखाता है कि आपकी जो एक एक आपका जो टीचिंग है वो आपके लिए एक पूजा है। आप सिखाते हैं, मन से सिखाते हैं, बहुत तन्मयता से आप जुड़े रहते हैं इस फील्ड में। तो आपको सादर प्रणाम दोबारा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशय के साथ मैं फिर आगे तो आपको धन्यवाद हम करेंगे, लेकिन आगे भी हम कुछ वेबिनार्स करेंगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपसे हम यही चाहते हैं कि आप आगे भी हमारा साथ देंगे और आपकी मधुर वाणी को हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे अवश्य उनको मौका मिलेगा आपसे दोबारा रूबरू होने के लिए। जरा साहब के इन शब्दों के साथ बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया ब्रेल के बारे में, उनके स्टेप्स के बारे में, लुई ब्रेल के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में। आगे चलते हैं, हमारे दूसरे सोर्स पर्सन हैं मैडम कविता नेगी जी। मैं ही उनका इनवाइट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय कोऑर्डिनेटर। मैडम कविता जी सुन पा रही हैं? मैडम कविता नेगी जी, वेरी गुड वेरी गुड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मैंने पार्टिसिपेंट्स को बताया था किस प्रकार से हमारे सोर्स पर्सन आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक एक करके। उसी कड़ी में जियारा सर के बाद अब हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम कविता नेगी जी से कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें। मैडम कविता नेगी जी, मैं बता चुका हूँ, लेक्चरर पद पर काम कर रही हैं। एक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सुंदर लुधियाना में। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, बड़ा नाम है उस इंस्टीट्यूट का पंजाब में। और मैंने पहले बताया था, नाम जो होता है वो ईंटें और पत्थरों से नहीं होता है, नाम होता है काम से। और काम कौन करते हैं? हम और आप मिलकर। उन्हीं में से एक है मैडम कविता नेगी, जिन्होंने हमें समय दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम कविता जी आगे का कार्यभार संभालें और अपना प्रेजेंटेशन दें। मैडम कविता जी प्लीज। Thank you, sir. वेलकम Good afternoon to all. सबसे पहले मैं सैंडी सर का आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं आप सब लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि सैंडी सर ने मुझे, जब मैं ट्रेनिंग कोर्स कर रही, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, तो उस वक्त वो मेरे सर रहे हैं। और इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज ये मौका दिया। इसके साथ मैं डायरेक्टर मिस्टर जारा सर, उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। आज का जो विषय है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग। तो मैं मुझे एक्चुअली क्या है, ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में कोशिश करूंगी कि मैं ब्रेल के बारे में और रीडिंग राइटिंग के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकूं। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेल रीडिंग और पढ़ने के लिए कविता जी क्या क्या क्रियाविधि होनी चाहिए। एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ कविता जी, आपकी आवाज बीच में कहीं कट रही है, शायद कोई ढीला तो नहीं है, कोई तार चेक कर लीजिए। आवाज कट जाती बीच में, हल्का सा चेक कर लें। विक्रम हाँ जी सर। जब तक मैडम कविता जी अपना वो कुछ प्रॉब्लम आई है उनको चेक कर रही हैं, मैडम अनुराधा जी नमस्कार, जुड़ी हैं हमारे साथ। कई सारे हमारे फैकल्टीज चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से जुड़े हैं। नरेंद्र जी को भी मैंने देखा था, डॉक्टर सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम कविता जो अभी हम हमारे साथ बात कर रही थी, शी हैड बीन वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपने टाइम की टॉपर रही हैं। और हमें गर्व होता है ऐसे बच्चों के साथ जब हम इनको बुलाते हैं अपने साथ
जोड़ते हैं, थैंक यू सर। तो ये हमारा, वी फील प्राउड फॉर दैट। कविता जी, आप जुड़ी हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने बताया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग। ब्रेल को पढ़ना और लिखने के लिए कौन कौन से प्रक्रिया है या क्रियाविधि है, उसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए मैं आपको अपने कुछ पीपीटीज शो करती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, ठीक है, आ रही है आवाज। ओके सर। हाँ, आ रहा है? ठीक है। नहीं, आ रहा है सर? मेरी पेपर दिखाई दे रही है आपको? आ रही है? प्रेजेंटेशन आ रही है, अब स्टार्ट करें। आ रही है। ओके शक्ति ओके जी सर। प्लीज, हाँ जी सर। शक्ति जी कोऑर्डिनेट करना प्लीज है। मैम आपकी पीपीटी नजर नहीं आ रही अभी? हाँ, आ रही है सर? नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रही है। आ रही है मतलब? नहीं आ रही। कोई बात नहीं मैम, मैं यहाँ से प्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी जी, ठीक है सर। जी। वो कर रहे हो वहाँ पे। हाँ, छोड़ो इसको। यस मैम, आपको दिख रही है? शक्ति से थोड़ा स्क्रीन दिख रही है? ठीक है सर। नहीं दिख रही है सर। हाँ सर, आ रही। कोई बात नहीं मैम, मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। जी देखिए। हाँ जी सर। ओके, आज हमारा आगे सर, आगे हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ टेक्टाइल ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट सर प्लीज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को पढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है, और ब्रेल ही एक्सपेंडेड करिकुलम का वो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो वीआई के एकेडमिक एरिया को भी, आई कमियों को भी पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक साइटेड के लिए कोई भी पेन रीडिंग या बुक होती है। ब्रेल, हाँ, ब्रेल तब शुरू हुआ जब लुइस ब्रेल ने 6 डॉट सिस्टम को बनाया और उसका आविष्कार किया। ब्रेल सिस्टम समय की कसौटी पे हमेशा ही खरा उतरा है। इससे पहले और बाद में जो भी विकसित किए गए प्रणालियां, उन सब में ब्रेल सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है। और नेक्स्ट, ब्रेल चार्ल्स बेयर की रेज डॉट सिस्टम पर आधारित थी। लुई ब्रेल ने पाया कि ये जो उन्होंने 6 डॉट जो शुरू किया है वो उस सिस्टम से ज़्यादा अच्छी है जो चार्ल्स बारबियर ने बनाई थी। वो डॉट जो कि डॉट और डैश पर बेस्ड थी। उन्होंने नाइट राइटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया और 12 रेस डॉट को और उन्होंने 12 रेस डॉट्स को कम करके 6 ब्रेल डॉट्स पर ब्रेल बनाई जो कि सिंगल टच से आसानी से पहचानी जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि इसने वीआई पर्सन्स की रीडिंग को ज़्यादा आसान और
फास्टर बना दिया। 1829 में उन्होंने लिखने और पढ़ने के लिए ब्रेल कोड पर आधारित एक पैम्फलेट तैयार किया और इसी का एक वर्जन उन्होंने 1834 में किया। 1837 में सबसे पहली बुक ब्रेल में छपी थी, वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस जो उन्होंने बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने एक म्यूजिक कोड का सिस्टम भी बनाया, डेवलप किया, और इस तरह से ब्रेल आगे अस्तित्व में आई। ब्रेल सिस्टम एक 4 कोनों वाला यानी कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में 6 डॉट्स की व्यवस्था पर आधारित है, जिसे ब्रेल सेल कहा जाता है। सभी डॉट्स का एक अरेंजमेंट है और 2 सेल के बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है। डॉट की पोजीशन होती है 1 2 3 लेफ्ट में और 4 5 6 राइट में। इन्हीं 6 डॉट्स पर 63 सिंबल्स डॉट्स बने हैं, जिसको एक सिमेट्रिकल लाइंस इन लॉजिकल सीक्वेंस में लगाया गया है, जो कि आपको भी जरा सा ने बताया कि वो 6 लाइन ब्रेल जो है इन्हीं 6 डॉट पर आधारित है और उससे 63 सिंबल्स बनते हैं। मैकेनिज्म और ब्रेल रीडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम ब्रेल किसी भी बच्चे को सिखाते हैं या पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उससे सबसे पहले यह पता होना चाहिए हमें कि ब्रेल पढ़ने की क्रिया क्या है। सबसे पहले फर्स्ट है आपका कि ब्रेल पढ़ते समय हमेशा टीचर को किसी भी जिसको आप सिखा रहे हो उसके सामने बैठा होना चाहिए, ताकि वो जब भी ब्रेल पढ़े और उसके बच्चे के हाथों के फिंगर्स को वो इजीली पहचान सके और उसको देख सके। सेकंड है हमारा एप्रोप्रिएट फर्नीचर। ब्रेल पढ़ने के लिए जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है फर्नीचर, यानी कि एक एप्रोप्रिएट उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए जो कि बच्चे की लेवल के बराबर हो, जिससे वो इजीली पढ़ सके। थर्ड है फ्लैट सरफेस। जो भी रीडिंग मटेरियल होता है उसको हमेशा प्लेन और फ्लैट होना चाहिए, ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा बच्चे की जो फिंगर्स होती है वो फ्री और रिलैक्स्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसकी उंगलियां फ्री और रिलैक्स्ड रहेगी तभी वो किसी भी डॉट्स को इजीली पढ़ सकता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है ब्रेल रीडिंग का कि जब भी बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखाएं तो उसको ज़्यादा प्रेस ना करे, ज़्यादा घसीट करना डॉट्स को पढ़ाए और उसको इजीली हल्के हाथों से उसको पढ़ाना शुरू करे। टीचर सबसे पहले उसके बच्चे का खुद हाथ पकड़कर उसको सिखाए और धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट की तरफ बच्चे का हाथ लेकर जाए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ब्रेल सिखाने से पहले उसके हाथ अच्छी तरह से साफ हो, ताकि उसको ब्रेल पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बच्चे को दोनों हाथों को यूज करने के लिए ब्रेल को दोनों हाथों को यूज करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो एक ही हाथ का यूज करे। शुरू में उसको दोनों हाथों का यूज करना सिखाना चाहिए और उसकी फिंगर्स को उसके हाथ को लेफ्ट टू राइट लेकर जाए और दोनों हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही हो। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का एक हाथ राइट हैंड जो है वो एक लाइन पे जा रहा हो और जब वो आधे लाइन पे आ जाए तो दूसरा हाथ उसका यानी कि लेफ्ट हैंड जो है वो उसका अगली लाइन पर आ जाए, ताकि उसको पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाए और वो अगली लाइन पर आसानी से आ सके। हैंड मूवमेंट
बच्चे की जो हैंड मूवमेंट है उसको सही तरीके से पढ़ने के लिए एक करेक्ट स्पीड होनी चाहिए। बच्चे को बार बार ये ना कहे कि इसको तेजी से पढ़ो, उसको एक एक सही तरीके से पढ़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है डिफरेंट ब्रेल पैटर्न्स। जब भी बच्चों को सिखाएं तो अलग अलग ब्रेल पैटर्न्स को लिखना सिखाएं, उसको पढ़ना सिखाएं, उसकी उंगलियों को उन ब्रेल पैटर्न्स के ऊपर धीरे धीरे करके रोटिंग करना सिखाएं। नेक्स्ट है, जब भी बच्चे को रीडिंग हम करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बच्चा जो फिजिकली और मेंटली जो है वो उसके लिए वो तैयार रहे, ताकि वो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बच्चे को पढ़ने से पहले जो भी आप चाहे उसको आप हिंदी में ब्रेल सिखा रहे हैं या इंग्लिश में ब्रेल सिखा रहे हैं, तो उसको उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप पेपर में उसको पढ़ना, जिस भी पेपर में आप उसको ब्रेल पढ़ना सिखाएं, हमेशा पेपर वही ओरिजिनल पेपर होना चाहिए जिस पर बच्चा जो है वो ब्रेल आगे पढ़ सके या उसको आगे भविष्य में उसको पढ़ना है। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे करके जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनको ऐसे कुछ फैमिलियर्स, कुछ उसके जाने पहचाने वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स को बच्चे को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, कि ताकि बच्चे को कोई भी पढ़ने के लिए मुश्किल ना आए आगे। तो जितना हो सके सिंपल और फैमिलियर, जिससे वो रोज पहचानता हो वर्ड्स को, ऐसे ऐसे रीडिंग से उसको शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को एक फ्लैश कार्ड की हेल्प के साथ पढ़ने के लिए कहना चाहिए। वो फ्लैश कार्ड ऐसे होने चाहिए जिस पर कुछ छोटे छोटे शब्द जो कि बच्चा अपनी डेली लाइफ में सीखता हो और वो उसमें लिखे हुए हो और बच्चा उस पर बार बार एक्सरसाइज करता रहे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेल राइटिंग। ब्रेल राइटिंग के लिए सबसे पहले जब हम बच्चे को ब्रेल लिखना शुरू करें तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि बच्चे को ब्रेल लिखना कब शुरू करें, किन उपकरणों का यूज करें या किस प्रकार से हम उसको शुरू करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बच्चे को ब्रेल पढ़ना कब सिखाएं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बच्चे का जो ब्रेल का डेवलपमेंट है या जिस सेंस से वो छूकर, उसकी जो टेक्चुअल सेंस होती है उसको छूकर पढ़े, वो सेंस जो उसकी है वो 11-12 साल की उम्र में जो है बच्चे की वो विकसित हो जाती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को 10-11 साल की पहली उम्र से ही उसको ब्रेल करना शुरू कर दिया जाए, या फिर जब बच्चा क्लास में एंट्री करता है या किसी स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाने के 1 या 2 साल के बाद से ही उसको ब्रेल राइटिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेल लिखने से पहले जो है वो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्लेट के साथ, यानी कि ब्रेल इक्विपमेंट के साथ। ऐसे तो कहा जाता है कि बच्चे को जब भी आपने ब्रेल लिखना सिखाना है तो उसको ब्रेलर के ऊपर सिखाया जाए, क्योंकि ब्रेलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाकर उसके भविष्य में काम आता है। लेकिन बहुत से कारणों की वजह से जो है वो हर किसी के पास ब्रेल उपकरण उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए उसको सबसे पहले ब्रेल स्लेट से ही लिखना शुरू करा जाता है। तो ब्रेल स्लेट में शुरू करने से पहले ब्रेल स्लेट के बारे में ही उनको जानकारी देनी चाहिए कि ब्रेल स्लेट कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हम जानते हैं दो प्रकार की ब्रेल स्लेट्स होती है। एक होती है वुडन स्लेट जिसको हम इंटरलाइन स्लेट कहते हैं, और दूसरी होती है इंटर पॉइंट स्लेट। शुरू में हमें बच्चों को इंटरलाइन स्लेट का ही यूज करवाना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स को बच्चे को समझाना चाहिए। और नेक्स्ट है पुटिंग पेपर ऑन स्लेट। उसके बाद जब हम बच्चे को स्लेट के बारे में सारी जानकारी दे दें, उसके बाद बच्चे को स्लेट पर पेपर को किस प्रकार से लगाया जाए उसके बारे में बच्चे को सिखाना चाहिए। उसके बाद इंट्रोड्यूस टू सेल एंड प्रैक्टिस राइटिंग।
बच्चे को सेल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि हाँ उसे लेफ्ट टू राइट लिखना है या राइट टू लेफ्ट लिखना है। तो बच्चे को हमें ये बताना है कि हमेशा जब ब्रेल हम लिखते हैं तो उसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी कि राइट लाइन में हम 1 2 3 और लेफ्ट लाइन में हम 4 5 6 का यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ राइट लेफ्ट फॉर राइटिंग। जब भी हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो बच्चे को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो राइट से लेफ्ट लिखे या लेफ्ट से राइट लिखे। इसलिए बच्चे को सबसे पहले ये नॉलेज इस बात का देना बहुत जरूरी है कि ब्रेल हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को प्रेस करते हैं और उस पेज को हम दोबारा पलटते हैं तो उसका साइड जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद बच्चे को छोटे छोटे और सिंपल शब्द देना चाहिए जिसकी वो बच्चा अपने आप ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जाए। नेक्स्ट है वॉइस, यानी कि जब भी आप बच्चे को लिखना सिखाते हैं और पंच करना सिखाते हैं, जैसे आपने ब्रेल स्लेट पर किसी भी डॉट को पंच किया तो बच्चे को जो उसकी सेंसरी जो हियरिंग सेंस है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि वो उसकी उस आवाज पर ध्यान दे कि जो डॉट वो लगा रहा है वो सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है। नेक्स्ट है बच्चे को जब भी आपने कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है तो उसके लिए छोटे छोटे और सिंपल वर्ड से लिखना उसको सिखाएं, या जब भी आप उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले पूरे एक पेज पर आप पूरे 6 डॉट को यूज करना सिखाएं और उन 6 डॉट्स के हर एक सेल में बीच में एक स्पेस को छोड़ना सिखाएं, जिससे बच्चे को ये पता लग जाए कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर जाने के लिए बीच में एक स्पेस हमें खाली या ब्लैंक छोड़ना होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू रीड द रिटन वर्ड्स देमसेल्फ। जो भी बच्चे ने उसको लिखा है और उसको फिर बाद में वो अपने आप जो भी बच्चे ने रीड किया है उसको बच्चे को लिखने के लिए कहना चाहिए। जैसे कि हमें जाड़ा सर ने या हमें पता है कि बच्चे को लिखने से पहले हमेशा उसको पढ़ना सिखाना चाहिए। तो जो भी बच्चे ने पढ़ते वक्त जो भी छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा है, याद किया है, उस पैटर्न को इस बच्चे को लिखने के लिए कहना चाहिए ताकि उससे इसकी बार बार प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद बच्चे को पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ लाना चाहिए कि जिससे बच्चा जो है उसको एक राइटिंग के साथ साथ, चाहे वो हिंदी लिख रहा है चाहे वो इंग्लिश लिख रहा है, उसके साथ साथ उसको पंक्चुएशन मार्क्स का भी उसकी तरफ उसको जागरूक करना चाहिए या उसको नॉलेज देनी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके कि पंक्चुएशन मार्क्स को हमें किसी भी शब्द के साथ कहाँ पर यूज करना है। एक पंक्चुएशन मार्क्स लगाने के भी कई तरीके होते हैं कि जब भी हम पंक्चुएशन मार्क्स हम जब भी लगाते हैं तो वो किसी शब्द के साथ अटैच्ड होते हैं, उसके बाद ही कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि पंक्चुएशन मार्क्स का भी उसको ज्ञान करवाना चाहिए। नेक्स्ट है जब आप उसे कुछ छोटे छोटे बच्चों को शब्द आ जाए, लाइन लिखना आ जाए, पंक्चुएशन मार्क्स उसको समझ में आ जाए, उसके बाद बच्चों को छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखना सिखाएं, टाइटल्स लिखना सिखाएं, या फिर नंबर्स के किसी भी पैराग्राफ में नंबर्स आए तो हमें नंबर्स को कैसा लिखना है वो सिखाएं। नेक्स्ट है टीच टू टर्न पेपर करेक्ट वे। उसकी जब अगर बच्चे को ये भी सिखाएं कि जब एक तरफ आप पूरा साइड लिख लेते हैं उसके बाद पेपर को टर्न किस तरीके से किया जाए और उसे ब्रेल स्लेट पर नेक्स्ट पीछे की तरफ जब हमें उसे लिखना है तो उसको ब्रेल स्लेट की तरफ हम कैसे उसको लगाएं, उसके सही तरीके होते हैं पेपर लगाने के, तो बच्चे को उस टाइप से हमें उसको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है जब भी आप बच्चे को रीडिंग राइटिंग स्किल्स शुरू कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करें तो उसको कुछ ऐसे सेंटेंस दे जो बहुत इजीली पहचाने जा सके और बच्चा उसको इजीली कर सके।
इसके साथ साथ जब भी हम बच्चे को मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम बच्चे को कोई भी रीडिंग या राइटिंग हम सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट स्किल या रीडिंग रेडीनेस उसको बच्चे को सिखाना चाहिए जिससे वो उसको उस शेप्स को, उन साइंस को, उन पैटर्न्स को समझ सके कि जो उसको सिखाया जा रहा है। जैसे कि ये छोटे छोटे जो रीडिंग रेडीनेस स्किल्स है या प्री रिक्विजिट स्किल्स है, जैसे कि शेप के बारे में उसको नॉलेज देना, क्योंकि हम जो भी कुछ उसको ब्रेल सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेल डॉट्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि बच्चों को समझने में अगर आप स्टार्ट करवाएंगे तो उनकी सेंस इतनी डेवलप नहीं हो पाती है कि वो उन छोटे छोटे डॉट्स को समझ सके। इसीलिए वहां आने से पहले हमें सबसे पहले जो है बच्चे को अलग अलग टाइप की शेप्स, डायरेक्शंस, साइजेस, अलग प्रकार के टेक्सचर्स जैसे स्मूथ, हार्ड या फिर उसका सेंसरी डेवलपमेंट करना, उसको फिजिकली मेंटली उसको रेडी करना, ये सारे छोटी छोटी स्किल्स जो है वो हम अगर बच्चे को पहले सिखाएंगे तो उससे वो इजीली बच्चे का सीख सकता है, उससे आगे बच्चा इजीली पढ़ना और लिखना सीख सकता है। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद मैडम कविता जी। अब मैं सीधे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मैडम नीलम सैनी जी से जो कोऑर्डिनेटर हैं, कृपया आगे का कार्यभार संभालें और कुछ प्रश्न भी अवश्य उभरे होंगे, आए होंगे, उनको भी साथ साथ ले लें और फिर आगे हमारे साथ नवानी जुड़े हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कृपया मैडम नीलम जी प्लीज। थैंक यू सर। प्रश्न तो हमारे पास काफी हैं, पर इस वेबिनार में उन काफी प्रश्नों का जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। फिर भी एक दो प्रश्न मैं ले रही हूँ। ये प्रश्न में एक प्रश्न आया है कि बच्चे को पहले ब्रेल पढ़ना सिखाएंगे या लिखना। ये मैं चाहूंगी कि जाड़ा जी इस प्रश्न का अगर उत्तर देंगे तो अच्छा। जाड़ा जी प्लीज। जाड़ा सर। थैंक यू मैडम, नमस्कार। मैडम सैनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम आपको मालूम है, प्रथमे नास्ता विद्या, द्वितीय नास्तम धनम, तृतीय नास्तम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यते। क्योंकि हमारी जो गतिविधियां होती है ना, सबसे पहले आप ये 4 स्किल होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बच्चा जो है बोलता है। मैडम एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यस सर। ये जो 4 स्किल है मैडम, सबसे पहले तो बच्चा घर में सुनता है, चाहे छोटा बच्चा क्यों नहीं है। उसके बाद वो बोलता है, और बोलने के बाद में वो जो है वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो लिखता है। तो सबसे पहले जो क्रिया है, जब भी हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को ब्रेल सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको जो है मतलब ब्रेल पढ़ने का, जैसे मैडम कविता जी ने कहा है कि जो सिंपल सेंटेंसेज है, सिंपल पैराग्राफ है, या स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग स्टेंजा पोइट्रिक है, ये सब कुछ देना चाहिए। तो जब बच्चा उसको पठन पाठन कर लेगा तब उसको लिखेगा भी, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आएगा वो लिखेगा कहाँ से। थैंक यू सर। वेलकम। एक प्रश्न मैं और लेना चाहूंगी कि ब्रेल पढ़ना सिखाने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या विधियां। इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगी कि कविता जी दें प्लीज। कविता मैम। ओके मैम। वैसे ब्रेल पढ़ने के लिए 3 टेक्निक्स, 3 विधियां होती है, वर्ड मेथड, लेटर मेथड और सेंटेंस मेथड। तो इसमें सबसे जो वैसे हर कोई अपने अपने तरीके से इसको सिखाता है। कोई इसको लेटर मेथड से पहले लिखना सिखाते हैं, कोई सेंटेंस मेथड से, लेकिन जो सबसे एक बेस्ट मेथड हमारे उससे माना जाता है वो है शब्द मेथड। क्योंकि बच्चा सबसे पहले शब्द को सीखता है, शब्द को सुनता है, और वो शब्द जो फैमिलियर शब्द होते हैं जिससे वो रोज परिचित होता है, अगर हम बच्चे को शब्द मेथड से सिखाएं तो वो ज्यादा बेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू मैम। आप सबका वेबिनार के लिए धन्यवाद। अब मैं अपने कुलीग प्रियवत नवानी जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।
नवानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, सॉरी। धन्यवाद मैम। मैं प्रियव्रत नवानी अपने दोनों रिसोर्स पर्सन एवं प्रतिभागियों को नमस्कार करता हूं। अब जैसा कि ये जो हमारा वेबिनार है समाप्ति की ओर है, तो मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब ने हमें इस वेबिनार को कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की। उसके पश्चात मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पांडे, डायरेक्टर सीआरसी गोरखपुर जी का गोरखपुर, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब ने मुख्य अतिथि बन के हमारे मान बढ़ाया। और मुख्य तौर से मैं अपने जो रिसोर्स पर्सन है जाड़ा सर एवं कविता मैडम, उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जाड़ा सर ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारा मॉरल बढ़ाया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। सर का सहयोग हमें शुरू से ही मिलता रहा है और कोशिश रही है कि हम उनका जितना भी ज्ञान है उनसे प्राप्त करते रहें। और मैं कविता मैडम का भी आभार प्रकट करता हूं कि मैडम ने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। मैं अपने प्रभारी अधिकारी श्री मंजीत सिंह सैनी सर का भी आभार प्रकट करता हूं कि सर ने हमेशा हमें मार्गदर्शन दिया है और हर जगह हमें पूरा सपोर्ट दिया है। और अंत में मैं हमारे कोऑर्डिनेटर नीलम मैम एवं आईसीटी मैनेजर शक्ति सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बिना ये वेबिनार कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं था। सर, आशा करता हूँ कि भविष्य में आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस वेबिनार को आगे भी और अच्छे से और सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी हेलो सर। जी मैम। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन जरा सर से है। यस मैडम, वेलकम वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार मैम, योर गुड नेम? सर मैं मिसेज आरती प्रसाद, चंडीगढ़। हाँ वेलकम मैम, वेलकम, आपका स्वागत है। बोलिए मैम, वेलकम। मैम सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लॉकडाउन में, हेलो। यस मैडम। सर लॉकडाउन में जो विजुअली बच्चे हैं, इम्पेयर है, उनका विकास कैसे करेंगे? पेरेंट्स को तो ब्रेल आता नहीं है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर? एक्चुअली मैडम, हमने ऑडियो में उन बच्चों को, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं या पोएम्स हैं, वो उनको उनके पेरेंट्स को दी हैं कि बच्चों को इसको ऑडियो में सुनाओ। और फिर साथ साथ उनको बोला है, पेरेंट्स को हमने इंक प्रिंट का चार्ट भेजा है, जैसे अ के लिए डॉट नंबर 1 है, आ के लिए 3 4 5 है, ऐसे करें। फिर हमने नीचे लिखा है जैसे आम, तो वहां पे शेप करके लिखा है, ताकि आंख वाला आदमी देख करके अपने बच्चे को उस ढंग से सिखाए। देखो मैडम, वो कहते हैं कि जहां न जाए रबे वहां जाए कभी, क्योंकि इस सिचुएशन, जो एक कालखंड है, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो पेरेंट्स जब हमसे जो पूछते हैं, साहब छोटी ई का डॉट क्या होता है, इमली का, तो हम बोलते हैं 2 4। और कई लोग बोलते हैं सर उल्लू में जो कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा छोटा ऊ लगेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो विपत्ति वाली जो स्थिति थी ना, इसमें पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा ब्रेल सीखी है, भाई बहनों ने भी सीखी है, उनको भी हमने मोटिवेट किया है। तो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो मैडम प्रसाद जी, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ कम से कम जो छोटे बच्चे हैं ना, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जिनको ब्रेल कम आती है, उनके पेरेंट्स को भी हमने मोटिवेट किया है। तो अब वो अपना होमवर्क जो है ना, ऐसे डॉट डॉट में दे देते हैं। तो मैं तो अपनी वाइफ को बोलता हूँ, जरा देखना भाई डॉट का साइज क्या है। जहाँ पे नहीं होता वहां पे बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे आपने जैसे लिखना था, जैसे उन्होंने लिखना था जैसे अमर, तो उन्होंने जो मौ की जगह जो ऊ लिख दिया, उल्टा कर दिया। तो हम बोलते हैं भाई अमूलू हो गया ये। तो उस ढंग से हम करेक्शन करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जाड़ा साहब आपका। मैं इसमें 2 बातें ऐड कर दूं कि कोरोना काल में हमसे अगर कुछ छीना है तो हमें बहुत कुछ दिया भी है। हम लोग जो 50 प्लस हो चुके हैं, हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा डरा करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ा और अंततः हम काफी कुछ सीख भी गए हैं। जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में कई माता पिताओं ने ब्रेल भी सीख ली है, तो वो जरूरत पड़ी, जब सिर पे प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सीख भी लिया। तो इसीलिए कई बार जो समय होता है वो हमको बहुत कुछ सिखा देता है। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, सिर्फ दूरियां नहीं बढ़ी हैं, नजदीकियां भी हुई हैं। अब आज हम बैठे हैं, आप सबसे जुड़े हुए हैं, आपकी मधुर वाणी को हम सुन पा रहे हैं,
आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हमारे सामने उनका जवाब भी दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई समय का अभाव भी है, मैं ही दोबारा चाहूंगा मैं सबको धन्यवाद कर दूं, रिसोर्स पर्सन्स का भी, चीफ गेस्ट का भी, और नवानी जी का धन्यवाद जिन्होंने सबका धन्यवाद किया है। शक्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मैडम कोऑर्डिनेटर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 200-225 पार्टिसिपेंट्स आपके वेबिनार में जुड़ रहे हैं। दिस शोज द ज़ील, द एंथुसियाज्म, द विगर, द एनर्जी कि किस प्रकार से लोग सुनना चाहते हैं। टॉपिक अच्छा हो तो रिसोर्स पर्सन बेहतरीन नेशनल लेवल के हमारे साथ जुड़ जाएं तो और क्या चाहिए है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिसोर्स पर्सन का, चीफ गेस्ट का, कोऑर्डिनेटर का, शक्ति जी का और नवानी जी का और सभी पार्टिसिपेंट्स का, जितने हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हैं, कई हमारे साथ लेक्चरर जुड़े हैं, सबका पुनः धन्यवाद करते हुए वेबिनार को यहीं खत्म करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, थैंक यू।